जय हिंद दोस्तों। पिछला क्लास में आपको विषाणु से होने वाला रोग के बारे में बता दिए थे। आज आपको जानना है जीवाणु से होने वाला रोग। अब देखिए, जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं, है ना। सर्वप्रथम आपको यह जानना है कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु का खोज सर्वप्रथम किसने किया। ठीक है, तो देखिए जीवाणु का खोज सर्वप्रथम किसने किया। हॉलैंड के एक चाचा जी थे जिसका नाम था आपका एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। 1683 ईस्वी में इन्होंने जीवाणु की खोज किया था। इन्होंने कैसे खोज किया था इसके बारे में जानते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम एक माइक्रोस्कोप बनाया जिसका नाम रखा गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सबसे पहले उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक बनाया, ठीक है। उसके बाद दांतों की खुरचन से देखते हैं, जब दांत खोदते थोड़ा सा कुछ निकलता है अंदर से, तो दांतों की खुरचन को निकालने के बाद उन्होंने इसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब उनको जूम करके देखा तो देखा कि उसमें कुछ जीवाणु पाए थे, उसमें कुछ जीवाणु था, है ना। सर्वप्रथम जब उन्होंने इस चीज को देखा था तो उसका नाम उन्होंने सूक्ष्म क्या रखा था, उनका नाम सूक्ष्म जीव रखा था उन्होंने। जब पहली बार उन्होंने माइक्रोस्कोप की सहायता से जो जीवाणु को उन्होंने देखा था, जिसे भी जीवाणु यानी बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, उन्होंने उसका नाम सूक्ष्म जीव रखा था। क्या रखा था? सूक्ष्म जीव। उस समय उन्होंने जीवाणु नाम नहीं रखा था, क्या? सूक्ष्म जीव, है ना, उन्होंने रखा था। जीवाणु का अध्ययन सबसे पहले लीवेनहॉक ने किया था, इसीलिए जीवाणु का जनक लीवेनहॉक को कहा जाता है। जीवाणु का पिता यानी कि जनक किसे कहा जाता है? लीवेनहॉक को कहा जाता है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम 1683 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था, जो कि एक हॉलैंड के रहने वाले थे, है ना। उसकी खोज उन्होंने कैसे किया था? तो दांतों की खुरचन से थोड़ा सा दांतों के अंदर जो खाना खाने के बाद जो गंदगी दांतों में बच जाती है, देखते हैं, तो उन्होंने उसको निकाला खुरच करके। उसके बाद उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा। इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्या खासियत है कि किसी भी छोटे सूक्ष्म जीव को, जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, उस सूक्ष्म जीव को ये 2 लाख गुना बड़ा करके दिखाता है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खासियत है ना। जो चीज यानी कि जो सूक्ष्म जीव हमारी नग्न आंखों से नहीं दिखाई देती है, तो उसको ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है, उसको 2 लाख गुना बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया है कि उन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि लीवेनहॉक ने जीवाणु को देखने के लिए किस माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था। उन्होंने कौन सा माइक्रोस्कोप बनाया था बाबू? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया था। और इसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से उन्होंने सर्वप्रथम जीवाणु को देखा, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था? सूक्ष्म जीव। सर्वप्रथम उसका नाम उन्होंने क्या रखा था? सूक्ष्म जीव, ठीक है। देखिए, जीवाणु का जनक किसे कहा जाता है? तो जीवाणु का जनक लीवेनहॉक को कहा जाता है। और जीवाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाणु के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान कहा जाता है। जीवाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, जब इन्होंने जीवाणु की खोज किया था तो उसका नाम इन्होंने क्या रखा था? सूक्ष्म जीव। बट ये जीवाणु शब्द कहां से आया था? जीवाणु शब्द सर्वप्रथम आपका ये इहेनबर्ग ने रखा था। ये जो सूक्ष्म जीव उन्होंने ढूंढा था, दांतों की खुरचन से जो ढूंढा था, उसका नाम जीवाणु किसने रखा था? इहेनबर्ग ने रखा था, ठीक है। अब देखिए, अब सवाल मन में आता होगा कि आखिर जीवाणु होता कैसा है ना। तो बाबू देखो, जीवाणु कैसा होता है? जीवाणु सबसे पहले एक कोशिकीय होता है और उसका आकार निश्चित नहीं होता है। वो कैसा हो सकता है वो गोलाकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है, सर्पिलाकार भी हो सकता है। यानी कि उसका आकार निश्चित नहीं कि वो कैसा हो सकता है। गोलाकार भी हो सकता है, एक कोशिकीय वो होती है, ठीक है। सर्पिलाकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है। जीवाणु का आकार फिक्स नहीं है कि वो कैसा होगा, ठीक है। हो सकता है वो सर्पिलाकार भी हो, अंडाकार भी हो, गोलाकार भी हो। तो जीवाणु का जो है, जीवाणु का कोई फिक्स आकार नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, इस जीवाणु से बहुत सारे रोग होते हैं। मैंने ऊपर में लिख दिया है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया से कुछ रोग होते हैं, है ना। बहुत सारे रोग होते हैं। तो आज रोगों के बारे में जानना है कि आखिर जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, उसके क्या लक्षण है, उसके उपचार क्या है ना। बीमारी वो कैसे फैलती है जीवाणु से। जिस तरह वायरस में बताया था कि वायरस से ऐसे ऐसे रोग होते हैं, उसके ये लक्षण होते हैं, उसके इलाज के लिए ये औषधियां खाई जाती है, बताया था मैंने।
तो आज आपको जीवाणु से फैलने वाले रोगों के बारे में जानना है, ठीक है। जीवाणु जीवाणु के बारे में समझ गए। इसकी खोज 1683 ईस्वी में लीवेनहॉक ने किया था। लीवेनहॉक का पूरा नाम क्या है? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ये कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड के रहने वाले थे, ठीक है। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता था? लीवेनहॉक को, क्योंकि सबसे पहले जीवाणु को इन्होंने देखा था। उस जीवाणु को देखने के लिए उन्होंने कौन सी माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था? कौन सा माइक्रोस्कोप बनाए थे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्या खासियत होता है कि कोई भी सूक्ष्म जीव को 2 लाख गुना बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। ये हुआ जब उन्होंने सबसे पहले सूक्ष्म जीव को देखा तो उसका नाम उन्होंने क्या रखा? जो जीवाणु उन्होंने सबसे पहले देखा था उसका नाम उन्होंने क्या रखा था? सूक्ष्म जीव, है ना। लेकिन जीवाणु शब्द किसने उस जीव का जीवाणु शब्द किसने रखा था? तो जीवाणु का नामांकन यानी कि ये शब्द सबसे पहले इहर्नबर्ग ने रखा था, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखिए जीवाणु की पहचान कैसे करना है। तो जीवाणु की पहचान 3 चीजों से ज्यादा की जाती है। कोई भी जीवाणु अगर कहीं भी रहेगा तो उसके आगे या पीछे माइक्रो लगा हुआ रहेगा, बेसिलिस या कोकस लगा होता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखिए ये जो आपका जीवाणु से फैलने वाला जो रोग है उसमें से पहले आपको पढ़ना है कुष्ठ रोग, या कोड इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको लेप्रोसी कहते हैं, है ना, लेप्रोसी, ठीक है। अब देखिए कुष्ठ रोग जो है इसका सबसे पहले वैज्ञानिक नाम जो है आपका माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री। इसी लेप्री से लेप्सिस शब्द बनाने की कोड, ठीक है। सुने होंगे कोड रोग होता है एक, है ना। तो ये जीवाणु से फैलने वाला एक रोग है। जीवाणु से फैलने वाला पहला रोग आपका हम कुष्ठ रोग बता रहे हैं ना। कुष्ठ रोग या कोड, इंग्लिश में इसको लेप्रोसी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। इसी लेप्री शब्द से आपका लेप्रोसी बना है, ठीक है। अब देखिए कुष्ठ रोग क्या होता है। यहाँ पे देखिए माइक्रोबैक्टीरियम लगा हुआ है, तो माइक्रो, समझ रहे हैं, माइक्रो। फिर मैंने क्या बताया था? जीवाणु की पहचान माइक्रो, बेसिलिस, कोकस। तो देखिए इसका आगे माइक्रो लगा हुआ है, माइक्रो। आगे भी देखेंगे कहीं कहीं बेसिलिस भी लगा होगा, कहीं कोकस भी लगा होगा। जहां भी तीनों शब्द आपको दिखाई दे, जहां भी, तो समझ जाइएगा कि वो एक जीवाणु है, क्या है? बैक्टीरिया है, ठीक है। अब देखिए ये जो कुष्ठ रोग है इससे क्या होता है? ये कुष्ठ रोग किससे होता है? तो जीवाणु से होता है ना। सूक्ष्म जीव होते हैं, इस सूक्ष्म जीवों से फैलने, जीवाणुओं से फैलने वाला एक रोग है कुष्ठ रोग। अब इसका लक्षण क्या होता है? तो जिस भी व्यक्ति में अगर कुष्ठ रोग हो जाता है तो उसके शरीर में छाले पड़ने लग जाते हैं। देखते होंगे बहुत सारे लोग के शरीर उजला हो जाते हैं, ऊपर की जो स्किन होता है ना वो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, उसका क्षय होना स्टार्ट हो जाता है, उजला उजला होने लग जाता है। फिर वही धीरे धीरे क्या होता है कि शरीर की जो टिश्यू होते हैं, जो उत्तक होते हैं, यानी कि उत्तक किसे? कोशिकाओं के समूह से उत्तक बनता है। कोशिकाएं जो हमारे शरीर की सबसे आंतरिक भाग है ना, और बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से टिश्यू बनता है आपका उत्तक। तो उत्तकों के मिलने से अंग बनता है। तो जब कुष्ठ रोग किसी भी व्यक्ति को जब होता है कुष्ठ रोग, तो उसमें क्या होता है कि शरीर की अंग धीरे धीरे करके गलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एक तरह से उसको हम लोग अपनी भाषा में उसको कोढ़ बोलते हैं। अब देखे भी होंगे बहुत सारे लोग के देखे होंगे अंगुली नहीं रहता है, पैर नहीं रहता है, ऐसा आपको स्टेशन मंदिर के पास ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो कुष्ठ रोग कैसे होता है? तो जीवाणु से फैलता है। कुष्ठ रोग कहां से फैलता है बाबू? जीवाणु से फैलता है। इसके लक्षण क्या है? सबसे पहले शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं। कुष्ठ रोग का लक्षण क्या है? सबसे पहले शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका कि ये तंत्रिकाएं तंत्र को, यानी नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर देता है। जब ये रोग हो जाएगा ना तो आपका जो नर्वस सिस्टम है ना वो बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, और लोग और कमजोर हो जाते हैं ना, उनसे कोई भी काम नहीं हो पाते, उनकी सोचने की स्मरण शक्ति वगैरह। जब नर्वस सिस्टम ही हमारा प्रभावित हो जाता है तो फिर उनमें मानसिक क्षमता कमजोर हो जाती है, वो कोई चीज अच्छे से सोच नहीं पाते हैं ना, मतलब बिल्कुल उनका वो पूरा नर्वस सिस्टम बेकार हो जाता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद इसका एक और लक्षण क्या है? जो उत्तकों का अपक्षय होने लगता है। इससे पहले मैंने बताया था कि शरीर के जो अंग होते हैं, अंग कट कट करके गिरना स्टार्ट हो जाता है ना, इस रोग में, है ना। कुष्ठ रोग का लक्षण क्या है? सबसे पहले कि शरीर पे चकत्ते पड़ जाते हैं, हमारा जो तंत्रिकाएं हैं वो प्रभावित होने लगते हैं, तथा उत्तकों में अपक्षय होने लगते हैं, है ना। ये इसके लक्षण है। जिस भी व्यक्ति में कुष्ठ रोग होगा उसका ये लक्षण है। शरीर में व्हाइट चकत्ते पड़ जाते हैं, ठीक है। तो अब ये तो हुआ इसका लक्षण, बट इस बीमारी को रोकना है तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? तो इसको रोकने के लिए कुछ औषधियां हैं जिसका डॉक्टर यूज ज्यादा करवाते हैं ना। तो जो भी लोग इस बीमारी से ग्रसित है तो उस बीमारी को रोकने के लिए दवा आती है आपका डेप्सोन, उसके बाद एक क्लोफाजिमीन, है ना, रिफमेसिन इत्यादि। ये सभी एक औषधि है जो कि इस रोग को रोकने में बहुत सहायता प्रदान करती है, ठीक है। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय कुष्ठ दिवस,
अंतरराष्ट्रीय कुष्ठ दिवस मनाए जाते हैं, जिस तरह 15 अगस्त ये स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस मनाए जाते हैं, एड्स दिवस मनाए जाते हैं, उसी तरह अंतरराष्ट्रीय कुष्ठ दिवस मनाए जाते हैं। तो इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। ये क्या होता है कि जनवरी महीने के जो लास्ट संडे होता है उसी दिन कुष्ठ रोग दिवस मनाए जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस, समझ रहे हैं ना। तो ये कब मनाया जाता है? तो जनवरी के लास्ट संडे को, चाहे उस संडे को कोई भी तारीख हो, है ना, जनवरी के लास्ट संडे को ही अंतरराष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस मनाए जाते हैं। यहां तक समझ में आ गया, है ना। जीवाणु से होने वाला लगभग 12 बीमारी के बारे में आज चर्चा करेंगे, 12 रोगों के बारे में, ठीक है। पहला आपका कुष्ठ रोग हो गया था, कंप्लीट हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा रोग के बारे में बताते हैं। अब देखिए जीवाणु से होने वाला दूसरा रोग। अब देखिए जीवाणु से होने वाला दूसरा रोग क्या है आपका? जीवाणु से होने वाला दूसरा रोग है आपका टिटनेस, जिसको लोग टेटनस भी बोलते हैं, है ना, टिटनेस। इसको धनुष रोग भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए टिटनेस जो बीमारी है ये कैसे होता है बाबू? तो जीवाणु से होता है। जीवाणु से फैलने वाला ये रोग है टिटनेस, ना कि वायरस से, याद रखिएगा। टिटनेस किससे होता है बीमारी? तो जीवाणुओं से होता है, वायरस से नहीं। टिटनेस जो है एक जीवाणु से होने वाला एक रोग है, टिटनेस, है ना, जिसको धनुष रोग भी कहते हैं। अब देखिए इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो बेसिलिस टिटेनी है। इसी टिटेनी से आपका टेटनिस शब्द आया है ना। तो देखिए बेसिलिस इसके आगे लगा हुआ, इसका मतलब जीवाणु है। जीवाणु पहचानने का 3 रूल बताया था ना, माइक्रो बेसिलिस, कोकस। तो देखिए बेसिलिस लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये जीवाणु है। तो वैज्ञानिक नाम क्या है? टिटनेस का वैज्ञानिक नाम क्या है बाबू? तो बेसिलिस टिटेनी है। इसी टिटेनी शब्द से आपका टिटनेस शब्द बना है, ठीक है। अब देखिए ये टिटनेस कैसे होता है? टिटनेस जो होता है जंग लगे लोहे अगर शरीर के किसी भी अंग में अगर चुभ जाती है तो उससे टिटनेस रोग होता है ना। टिटनेस रोग कैसे होता है बाबू? यह मैंने स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है कि जंग लगे लोहे से घाव लगने पर होता है। यानी कि जंग लगे लोहा, जैसे कांटी हो गया या और भी कोई चीज है, अगर शरीर में कहीं चुभ गया, अगर उसमें जंग लगा हुआ है तो इससे टिटनेस रोग फैलता है, ठीक है। टिटनेस रोग कैसे फैलता है? तो लोहे में जंग लगे कोई भी चीज अगर शरीर में चुभ जाए, जैसे कांटी हो गया, ये पतला वाला जो तार वगैरह होता है, ब्लड वगैरह देखते हैं, बहुत सारे लोग पुराने ब्लड का यूज करते हैं पत्ती का नाखून काटने में, तो ये सब नहीं करना चाहिए। इसी से टिटनेस रोग फैलता है ना। तो इसके अब लक्षण क्या होता है? अब लक्षण के बारे में जानते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अगर टिटनेस से ग्रसित है तो उसका लक्षण पहला नंबर क्या है कि तेज बुखार आएगा, और बुखार के साथ पूरा शरीर में ऐठन आएगा ना, पूरा शरीर ऐठेगा वो, है ना। और ऐठते ऐठते जब ये टिटनेस रोग शरीर में ज्यादा फैलने लगता है तो उसका शरीर धनुष के आकार के जैसा, देखते हैं बहुत सारे लोग जिस तरह धनुष इस तरह झुका होता है उसके आकार का हो जाता है, ठीक है। तो देखिए टिटनेस का जो लक्षण है वो सबसे पहले क्या है कि व्यक्ति को तेज बुखार रहेगा, बुखार के साथ साथ उसके शरीर में काफी ऐठन आएगा, बहुत ऐठेगा शरीर को, उसके शरीर में फुर्ती रहता ही नहीं है। और ये बहुत खतरनाक बीमारी होता है, इससे हमेशा बच के रहना चाहिए। जब भी जंग लगे लोहे से अगर आपको कहीं भी घाव लगे तो फौरन इसका टीका लगवाना चाहिए, है ना। तुरंत सदर अस्पताल में जाकर के इसका टीका लगवाना चाहिए। ये बहुत खतरनाक बीमारी है आपका टिटनेस, ठीक है। तो टिटनेस कैसे फैलता है? तो जंग लगे लोहे से घाव लगने पर टिटनेस रोग फैलता है, ठीक है। इसका लक्षण क्या है कि जिस भी व्यक्ति में टिटनेस का रोग से ग्रसित रहता है तो सबसे पहले उसमें तेज बुखार आएगा, बुखार के साथ साथ क्या आएगा? शरीर में ऐठन आएगा, और उसका जो शरीर का आकार जो है धनुष के आकार में तन जाता है, इसीलिए इसको धनुष रोग कहते हैं। व्यक्ति पूरा इस तरह झुक जाएगा। देखे होंगे कि जो भी लोग, हालांकि काफी कम देखने को मिलता है, लेकिन आप लोग को सतर्क रहना है। जब भी जंग लगे लोहे से अगर आपको कहीं भी घाव लगे तो सबसे पहले बाबू टीका लेना है, आपको टिटनेस का टीका लगवा लेना है, ठीक है। इसके लक्षण समझ में आ गया। तेज बुखार आएगा, बुखार के साथ क्या आएगा? शरीर में ऐठन आएगा, है ना, और उसके शरीर धनुष के आकार के जैसा झुक जाता है। ये टिटनेस, इसीलिए इसको धनुष रोग भी कहा जाता है, लॉकजा, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके रोग के लिए क्या करना चाहिए? जो भी व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है या तो किसी को अगर जंग लगे लोहे से घाव लग गया, कहीं पे जंग लगे लोहे चुभ गए, तो उसको फौरन क्या करना चाहिए? उसको सदर अस्पताल में जाकर के सबसे पहले टिटवेक या एटीएस का टीका लेना चाहिए। एटीएस मतलब एंटीटॉक्सिड सीरम, है ना, इसका टीका लगवाना चाहिए। इंजेक्शन कम से कम 3 बार। अगर किसी बच्चों को जंग लगे लोहे से घाव लग जाए, अगर उसको चुभ जाए तो उसको डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो टिटनेस रोग किससे फैलता है? तो जीवाणुओं से फैलता है ना। इसका लक्षण क्या है? तेज बुखार, शरीर में ऐठन,
है ना, शरीर धनुष के आकार झुक जाता है। इसके रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं, तो रोकथाम यानी इस बीमारी को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, फौरन सदर अस्पताल में जाकर के टिटनेस का टीका लेना चाहिए। कौन सा, टिटवेक या एटीएस यानी कि एंटीटॉक्सिड सीरम। और जो बच्चों में हो जाए कम से कम 3 बार, है ना, कम से कम 3 बार लेना चाहिए, ठीक है। और बच्चों में जब किसी बच्चों को अगर जंग लगे लोहे अगर चुभ जाए या टिटनेस बीमारी से ग्रसित हो गया है तो उसको डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। जीवाणु से फैलने वाला 2 रोग आप समझ गए, टिटनेस और पहला मैंने जो बताया था कुष्ठ रोग यानी कि कोढ़, ठीक है। तीसरा आपका क्षय रोग या तपेदिक भी इसको बोलते हैं, तपेदिक, इंग्लिश में इसको ट्यूबरक्यूलोसिस कहते हैं, यानी कि टीबी का नाम सुने होंगे आप, टीबी रोग का नाम सुने, टीबी रोग। तो टीबी जो बीमारी है बाबू, टीबी बीमारी जो है आपका, ये जीवाणुओं से फैलने वाला रोग है, ना कि वायरस से। ये किससे फैलने वाला रोग है, जीवाणुओं से, यानी कि बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है टीबी। ध्यान से सुनिएगा, टीबी को हिंदी में क्षय रोग या तपेदिक कहते हैं। इसके और भी कुछ नाम होते हैं, हम बताएंगे आपको जब याद आएगा तो, ठीक है। इसका नाम हाँ शायद मैंने लिख ही दिया है। इस रोग को यक्षमा या काक रोग भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, क्षय रोग जीवाणुओं से फैलने वाला रोग है, ठीक है, याद रह जाएगा। बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, किससे, बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। इसका वैज्ञानिक नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देखिए इसके आगे माइक्रो लगा हुआ है, इसका मतलब जीवाणु है। जीवाणु पहचानने का 3 रूल मैंने बार बार बता रहा है। सबसे पहले माइक्रो या किसी भी जीवाणु के आगे माइक्रो, बेसिलिस ये वगैरह लगा होगा, समझ जाना कि वो क्या है, जीवाणु है, ठीक है। तो क्षय रोग जो है यानी कि टीबी बीमारी जो है ये जीवाणुओं से फैलने वाला रोग है। टीबी बीमारी क्या है बाबू, जीवाणुओं से फैलने वाला एक रोग है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना। इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब देखिए बीमारी कैसे फैलता है, कैसे होता है। क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति अगर टीबी से ग्रसित हो जाता है तो क्या होता है कि उसको बार बार खांसी आती है, सांस लेने में काफी दिक्कत होता है। जैसे हम लोग आसानी से सांस ले लेते हैं ना, तो वो लोग से नहीं लिया जाता और सांस वो काफी तेजी से लेता है, क्योंकि टीबी से ग्रसित व्यक्ति का जो फेफड़ा होता है ना वो क्षतिग्रस्त होने लग जाता है। क्या होता है, फेफड़े में धब्बा पड़ जाते हैं, धीरे धीरे वो क्या करता है, फेफड़े को गलाना स्टार्ट कर देता है। तो जो भी लोग टीबी बीमारी से ग्रसित रहते हैं तो वो काफी पतले दुबले हो जाते हैं, और अगर वो 10 मिनट पैदल चले तो उसमें काफी थकान आ जाती है और हपना स्टार्ट कर देता है, सांस काफी तेजी से लेने लगेगा, पूरा ऐसे ऐसे करने लगता है, समझ गए ना। तो जो भी लोग टीबी बीमारी से ग्रसित रहते हैं उसके ये लक्षण है। उसके लक्षण क्या है, सबसे पहले तो काफी कमजोर हो जाते हैं, और अगर 10 मिनट वो पैदल चले और गुस्से काफी उसमें आएंगे, पूरा शरीर ही जब उसका कमजोर रहता है तो भाई गुस्सा तो आना ऑटोमेटिक है। और वो श्वास 1 मिनट में काफी जैसे हम लोग को कम से कम 70-72 बार लेना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति 70 से 72 बार 1 मिनट में सांस लेता है। तो ये लोग 100 से भी अबव हो जाता है ना, 115-120 से भी अबव, उससे भी ज्यादा ये सांसें ले लेते हैं। क्यों, इसके फेफड़े जो है ना खराब हो जाते हैं, सही से ये सांस नहीं ले पाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये रोग फैलता कैसे है, तो ये जीवाणु जो है मुंह से थूक के द्वारा निकलता है। देखते हैं जब भी कोई व्यक्ति से बात करो आमना सामने तो उससे काफी डिस्टेंस, जैसे अभी कोरोना आया तो लोग क्या बोलते हैं, मास्क लगा के ये सब बातें करना चाहिए। तो ये चीज पहले भी अपनाना चाहिए था, कोरोना आया तो लोग ज्यादा सतर्क हो गए। तो जब भी आपस में 2 व्यक्ति बात करो तो काफी डिस्टेंस होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो टीबी से ग्रसित व्यक्ति उसी से डिस्टेंस बनाए रखे, एक स्वस्थ व्यक्ति जो नॉर्मल इंसान हो उससे भी डिस्टेंस बना करके उससे बातें करनी चाहिए। हो सकता है उसके मुंह से जो बोलता है थूक के द्वारा जीवाणु आपके अंदर आ जाए और उससे कोई भी रोग हो सकता है, जरूरी नहीं टीबी हो सकता है, कोई भी बीमारी हो सकती है ना। तो ये सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। ये क्या है, जीवाणु मुंह से थूकते समय बाहर निकलता है। कहां से निकलता है बाबू, थूकते समय मुंह से बाहर निकलता है। कौन सा जीवाणु, ये क्षय रोग जिसको भी होता है, ठीक है। अब इसमें रोगी को बार बार खांसी आती है, पूरा खाए करेगा और पूरा खांसेगा वो पूरा एकदम, और खांसते खांसते उसके मुंह से बलगम वगैरह निकलता है, कभी कभी ब्लड भी आ जाती है। जो लोग टीबी से ग्रसित रहते हैं, या मैंने स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है कि यह जीवाणु मुंह से थूकते समय निकलता है, बिल्कुल अपने लैंग्वेज में, अपनी मातृभाषा में, ठीक है। साइंस की भाषा अगर लिखेंगे तो बहुत सारे बच्चे को समझ नहीं आएंगे, ठीक है। तो काफी मेहनत करना पड़ता है, सारा बुक में इंग्लिश जितने भी हम जो बुक्स पढ़ रहे हैं उसमें पूरा इंग्लिश में दिया हुआ रहता है। हमें इसको हिंदी करना होता है सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए ये इसमें रोगी को बार बार खांसी आता है, ये उसका लक्षण हुआ। और बलगम तथा रक्त निकलता है, जो लोग टीबी से ग्रसित रहते हैं ना उसके शरीर से
बलगम वगैरह आता है, वो हमेशा जब खांसेगा ना तो हमेशा वो थूक वगैरह फेंकते रहे। लोग कहते हैं ना कि अगर जो टीबी से ग्रसित व्यक्ति है तो उसका थूक भी नहीं लांघना चाहिए, उससे भी बीमारी होती है, ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं। वाकई हालांकि सही है। तो टीबी से ग्रसित व्यक्ति से काफी डिस्टेंस बना के रखिए। और जो लोग टीबी से ग्रसित है वो उनको चाहिए कि वो जब भी कहीं भी जाए तो एक रुमाल लेके चले, या कहीं भी 4-5 लोगों के बीच में अगर उसको खांसी आ रहा है तो रुमाल से मुंह ढक लेना चाहिए, है ना। ऐसा उनको ये सब चीज करना चाहिए, ठीक है। चाहे वो नॉर्मल इंसान भी हो तो उससे भी बाबू डिस्टेंस बना करके बात कीजिए, क्योंकि आज का समय बहुत खतरनाक हो रहा है। वायरस, एक से एक वायरस फैल रहे हैं, ना जाने किसके पास कौन सी बीमारी है। तो इन सब चीजों पे ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जानना है। ये चीज क्यों पढ़ा रहे हैं हम आप लोग को, ताकि आप कुछ सीखो और सीख करके अपने जीवन में इसको पालन करो, है ना। लोगों को सतर्क करो कि इससे ये चीज होते हैं, इससे ये रोग होते हैं। बायोलॉजी पढ़ना मतलब बहुत ही, बायोलॉजी पढ़ करके आप अपने में परिवर्तन ला सकते हैं। बहुत सारी चीज सीख करके समाज के लोगों को बता सकते हैं कि ये चीज करोगे तो बाबू ये रोग हो जाएगा, तो इसको दूर करने के लिए ये चीज उपाय है, ऐसे वैसे, है ना। तो इसीलिए बायोलॉजी पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्षय रोग समझ में आ गया, तपेदिक। अब इसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, तो कुछ औषधियां हैं, मैंने नाम भी लिख दिया कि कुछ औषधियां हैं ऐसी। इन औषधियों से टीबी को हालांकि कम किया जाता है। पहला है स्ट्रेप्टोमाइसिन, पहला औषधि। दूसरा है पीएनएस, तथा तीसरा है आइसोनियाजाइड। ये तीनों औषधियां, और भी बहुत सारे औषधियां हैं। तो इस बीमारी को रोकथाम के लिए ये 3 औषधियों का ज्यादा यूज लगभग किया जाता है, ठीक है। अब इस रोग को यक्षमा कक रोग भी कहते हैं, काक रोग, है ना। टीबी का 4 नाम हो गया आपका, क्षय रोग या तपेदिक, दूसरा तीसरा है क्षमा या काक रोग, है ना। 4 भी रोगों से नाम से जाना जाता है। हालांकि हिंदी बोलोगे तो लोग नहीं समझेगा, क्षय रोग नॉर्मल समझेगा। जैसे ही बोलोगे अरे क्षय रोग टीबी को बोलते हैं तो बोलेगा टीबी को बोलता है क्षय रोग, है ना। तो इंग्लिश वर्ड में बड़ा ताकत होता है। टीबी ज्यादा लोग समझ जाएगा जल्दी, लेकिन क्षय रोग, तपेदिक या क्षमा या काक रोग बोलो तो लोग बहुत कम समझेंगे, ठीक है। और टीबी बोलो समझ जाएंगे, है ना। समझ में आ गया। तो ये टीबी जो है कहां किससे फैलता है, वो बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है। अब अभी तक आपने 3 बैक्टीरिया से फैलने वाला 3 बीमारी के बारे में पढ़े। अब चौथा पढ़ाते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए जीवाणु से फैलने वाला चौथा रोग आपका फ्लेग है। फ्लेग एक रोग का नाम है जो बैक्टीरिया से ही फैलता है, ठीक है। अब देखिए फ्लेग का जो वैज्ञानिक नाम है वो है बाबू बेसिलिस पोस्टिस। क्या नाम है इसका, बेसिलिस पोस्टिस। इसी पोस्टिस शब्द से आपका फ्लेग शब्द आया, ठीक है। अब देखिए ये भी जीवाणुओं से फैलने वाला एक रोग है फ्लेग, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, बेसिलिस। देखिए बेसिलिस आगे लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। अब देखिए ये रोग कैसे फैलता है। ये रोग जो है चूहों से फैलता है। चूहों के ऊपर जो पिस्सुएं पाई जाती है ना, उससे फैलता है। अब देखते होंगे कभी कभी घर में चूहे लोग काफी दौड़ते रहते हैं, तो कभी कभी खाने का जो बर्तन होता है उसमें मुंह वगैरह डाल देता है, तो लोग इसको अनदेखा कर देते हैं। और ये चीज भी देख करके अनदेखा कर देते हैं कि ये गणेश भगवान के क्या गणेश भगवान के सवारी है, तो लोग कुछ समझते नहीं है, बोलते कुछ नहीं होने होगा इससे। लोग जानते ही नहीं कि इससे क्या होता है। तो ये जो रोग है फ्लेग, ये रोग जो है चूहों पर पाए जाने वाला पिस्सुओं से होता है। कभी कभी खाने के बर्तन में चूहे देखते घर में वगैरह दौड़ते रहता है, तो खाने में वो थी कर देता है, कभी मुंह डाल देता है, तो लोग इसको अनदेखा कर देते हैं कि तो गणेश भगवान के सवारी हैं, इससे क्या होगा। इन लोगों को क्या पता कि इससे क्या होता है। इससे रोग होता है, फ्लेग नाम का रोग होता है, उससे जीवाणु निकलता है। भाई हम लोग इंसान है, तो हमारे जैसे वो नहाता धोता तो नहीं है ना, साबुन से फूल तो नहीं लगाता है ना। तो उसके शरीर में भी कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, पिस्सू में जीवाणु पाए जाते हैं। और वही क्या होता है, कभी कभी भोजन में अगर वो मुंह डाल दिए तो भोजन में चला जाता है। अगर वो भोजन खा लेते हैं तो फिर हम फ्लेग नाम की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, है ना। अब अगर छिपकली गिर जाए तो लोग उसको मार देते हैं, है ना। ये तो छिपकली अगर गिर जाए तो खाना को फेंक देते हैं, वो तो अच्छा बात है, लोग छिपकली के बारे में जानते हैं तो वो करते हैं। छिपकली से भी बहुत सारे बीमारी होते हैं, लोग यहाँ तक कि मर जाते हैं, ठीक है। तो वो तो सही बात है, लेकिन भाई चूहों से भी रोग होता है। अगर ये रोग कहीं जो कस के पकड़ लिया तो फिर छोड़ेगा ना, आपको सीधे ऊपर पहुंचा देगा। तो इन सब चीजों पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और फ्लेग जो है, फ्लेग कैसे फैलता है, तो चूहों पर पाए जाने वाला पिस्सुओं से फैलता है। उसके ऊपर ये फ्लेग नाम का जीवाणु पाया जाता है, उसी से ये फ्लेग नाम का बीमारी होता है। अब जो लोग फ्लेग बीमारी से ग्रसित रहते हैं, उसका लक्षण है क्या कि वो बुखार रहेगा, और उसके शरीर में गिल्टी हो जाती है। गिल्टी देखते हैं, गिल्टी कांख में हो जाता है या जांग में हो जाता है, गिल्टी
देखते होंगे कहीं से भी स्किन के ऊपर से थोड़ा टाइट, वो थोड़ा हार्ड रहता है, वो निकल जाता है, उसी को गिल्टी कहते हैं। तो फ्लेग से जो ग्रसित रहते हैं, सबसे पहले उनके शरीर में बुखार रहेगा एनी टाइम, ठीक है, और उनके शरीर में गिल्टियां निकल जाती। कई बार देखते होंगे कि बुखार होता है या कहीं पे भी घाव वगैरह हो जाता है तो लोगों को गिल्टियां निकल आती है, नहीं आती है। हालांकि एक नॉर्मल बीमारी है, बट अगर ये कहीं जो कस के पकड़ लिया ना तो फिर ये छोड़ने वाला नहीं है। इसीलिए इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर चूहे घर में दौड़ वगैरह रहे हैं, कूद रहे हैं, अगर खाने के बर्तन में अगर मुंह बार बार डाल रहा है तो अगर अनदेखा कर रहे तो ये गलत है ना, ये गलत है। उस बर्तन को धो दीजिए, नहीं तो इसके पिस्सुओं के ऊपर जो जीवाणु पाए जाते हैं ना, फ्लेग जीवाणु, वो कहीं जो उसमें चला गया तो बाबू आप भी बीमार हो जाओगे। तो ये सब चीज घर में भी लोगों को बता दीजिए कि चूहा अगर किसी भी बर्तन में मुंह डाल दे या अगर उसमें डूब जाए, बहुत सारे चूहे दूध में डूब जाते हैं तो लोग उसको अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि रोग हो ही जाएगा, लेकिन होता है, ऐसा होता है। याद रखना है कि फ्लेग जो है कहां से होता है, चूहों पर पाए जाने वाला पिस्सुओं से होता है। एकदम सावधान रहना है। कहीं भी बर्तन में देखिए चूहा मुंह डाला तो फौरन उस बर्तन को धो डालिए, ठीक है, फौरन उस बर्तन को धो डालिए, नहीं तो बाबू फ्लेग से ग्रसित हो जाओगे। जब ग्रसित हो गया तो शरीर में बुखार आ जाएगा, शरीर में गिल्टी होने लगेगा। कहीं जो ज्यादा ग्रसित हो गया, बुखार कहीं जो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर गया तो लोग पर लोग घूमने चले जाओगे, ठीक है। तो इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इसीलिए नहीं, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, आपको सीखना भी है और अपने वास्तविक जीवन में इसका पालन भी करना है, ध्यान भी देना है ना कि पढ़ लिए एग्जाम में लिख देना है। फ्लेग रोग कैसे होता है, तो जीवाणु से फैलता है। फ्लेग रोग का मुख्य रीजन क्या है, तो फ्लेग रोग का जो जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं, तो चूहों के पिस्सुओं में पाया जाता है। इसी पर रटना नहीं है, इसको सीखना है। सीख के एग्जाम में तो लिखना ही लिखना है, एग्जाम में अगर आया तो लिखना ही है, लेकिन पढ़ क्यों रहे इसको। अगर इसका अगर वास्तविक जीवन में अगर ना इसका यूज करें, सावधानी ना बरते तो भाई बीमार हो जाएंगे ना। बायोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमें जानकारी मिले कि किससे कौन कौन से रोग होते हैं, क्या खाने से हमें फायदा मिल रही है, किससे प्रोटीन मिलता है, किससे विटामिन मिलता है, कौन सा भोजन हमारे शरीर में कितना कैलोरी ऊर्जा प्रदान कर रहा है, इसके लिए पढ़ रहे हैं ना। अगर एग्जाम के लिए पढ़ना है बाबू तो सिर्फ रट्टा मार लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, गुड। चलिए अब इसका रोकथाम कैसे करना है, देखिए रोकथाम इसका सल्फर ड्रग एक औषधि आता है, दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये दो औषधि का नाम हमने लिख दिया, इससे इसका रोकथाम किया जाता है ना। तो जिस भी व्यक्ति को बुखार या शरीर में गिल्टियां होने लगे तो उनको ये सल्फर ड्रग या तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ये औषधि दवा ला करके उनको खिला सकते हैं, रोग ठीक हो जाता है, ये फ्लेग रोग ठीक हो जाता है। कोई हार्ड रोग नहीं है, टीबी के जैसा नहीं है, हाइजा के जैसा नहीं। अब सुनते होंगे कि 50 साल पहले ये फ्लेग हाइजा बीमारी काफी तेजी से आता था, लाखों हजारों लोग को मार के चला जाता था। तो उस समय ये सब ज्यादा होता था, पहले लोग मिट्टी के घर में रहते थे, चूहा बहुत ज्यादा कूदते उते रहता था, और लोग थोड़ा अज्ञानता के कारण लोग इस सब चीज पे ध्यान नहीं दे पाते थे। तो चूहे इधर से इधर कूदते रहते थे, बर्तन में घुस जाता था इधर उधर, तो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, जिसकी वजह से ये सब रोग ये फ्लेग नाम के रोग आता था, अचानक आता था, हजारों लोग को मार के चला जाता था, हाइजा वगैरह, ठीक है। इसके बाद हम हाइजा ही पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अब फ्लेग समझ में आ गया, बिल्कुल। अब एंथ्रेक्स के बारे में समझते हैं। एंथ्रेक्स क्या है, एंथ्रेक्स जो रोग है ये एक रोग का नाम है, ठीक है, और ये कहां से फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है। एंथ्रेक्स जो है बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। एंथ्रेक्स क्या है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, बेसिलिस एंथ्रेसिस। देखिए बेसिलिस इसका आगे लगा है, इसका मतलब बैक्टीरिया, ठीक है। इसी एंथ्रेक्स से एंथ्रेक्स शब्द बना है, ठीक है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, बेसिलिस एंथ्रेसिस, ठीक है। अब देखिए ये रोग कैसे होता है। घर में लोग बहुत सारे पालतू जानवर को पालते हैं, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, कुत्ते, बिल्लियां, बकरियां, अनेकों चीज पालते हैं कि नहीं। अगर उसकी सही ढंग से साफ सफाई ना किया जाए, जैसे हम लोग प्रत्येक दिन स्नान करते, अगर गाय पाल रहे, गाय को अगर ना धोए तो भाई बीमारी तो उससे भी फैल सकती। जरूरी नहीं है कि हम नहीं नहा धो रहे तो हम ही से ओनली बीमारी फैलेगा, एक मानव से दूसरे मानव में ही बीमारी का आदान प्रदान होता है, नहीं। अब जो घर में जानवर पाल रहे, उसे जैसे चूहा को तो नहीं पाल रहे, बट चूहों से देखिए बीमारी हो रहा है, ठीक है। तो इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना। तो ये जो एंथ्रेक्स है, घर में जो पालतू जानवर पालते हैं ना, उससे ये बीमारी होता है। एंथ्रेक्स बीमारी कैसे होती है बाबू, ये भी एक जीवाणु से ही फैलता है, बट ये जीवाणु पाया कहा जाता है, एंथ्रेक्स जीवाणु पाया कहा जाता है तो घर में जो पालतू जानवर पालते हैं उसमें, जैसे बकरी को देखते हैं, बहुत सारे लोग बकरी पालते हैं घर में, और जिस थाली में वो खाते हैं ना, कभी कभी खाना अगर बच जाता है तो वही थाली वाला बकरी को खाने दे देता है।
ये सब गलत है, ये सब चीज पे ध्यान देना चाहिए। अगर देना है तो आप कहीं दूसरी जगह उसको दे दो। तो गाय वगैरह जो भी जानवर आप पालते हैं उसकी साफ सफाई क्या कीजिए। अगर साफ सफाई नहीं कीजिएगा तो एंथ्रेक्स नाम का जीवाणु उसमें रहेगा। तो भाई जानवर पालते हैं तो ये तो ऑटोमेटिक है, उसको उसको अगर गाय है तो गाय को दूध निकालने तो जाना ही पड़ेगा। आप दूध निकाल रहे हैं, वो जीवाणु आपके किसी भी तरीके से किसी भी रास्ते से आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा, तब फिर आपको एंथ्रेक्स हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो गाय हो बकरी हो कुछ भी पालो तो उसको साफ सफाई रखना ही पड़ेगा, उसको धोना ही पड़ेगा, है ना। आने की अपने सिर्फ साफ सुथरा होते रहो, गाय वगैरह को नहीं धोना। तो गायों से भी बहुत सारे रोग होते हैं। देखते हैं आज जानवर इतने ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, है ना, इस सब चीजों पे, साफ सफाई पे। तो इस सब चीज पे ध्यान देना चाहिए। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद थाली धोते हैं, लेकिन गाय जिस भी चीज में खाना खाते हैं लोग उसको रोज धोते नहीं है। तो अब आप ही बता, जब उसको रोज नहीं धोइएगा, हो सकता है उसमें कीड़े पड़ जाते हो, उसमें कोई वायरस आ गया हो या कोई जीवाणु हो गया हो, अब फिर उसी में आप खाना डाल दे रहे हो गाय का, तो जब गाय खाएंगे तो ऑटोमेटिक है वो बीमार पड़ेंगे ही है। तो इन सब चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। ये मैं आपको साइड से बता दिया। जो भी लोग गाय वगैरह रखते हैं उन लोग को ये ध्यान देना चाहिए कि जैसे हम लोग थाली को खाने के बाद थाली को धोते हैं, फिर थाली को धोने के बाद अगर खाना खाना है तो फिर से थाली को धो के खाते हैं, तो उसी तरह जानवरों के साथ आप व्यवहार कीजिए, तभी तो जानवर स्वस्थ रहेंगे, फिर आपको अधिक मात्रा में दूध देगी, तब आप अपने अर्थ को यानी बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। तो इन सब चीजों पे ध्यान देना है ना। तो जो भी लोग पालतू जानवर पालते हैं तो उनको क्या उसको क्या करना है, साफ सुथरा रखना है, ठीक है। तो एंथ्रेक्स बीमारी कहां से फैलता है, पालतू जानवरों से फैलता है। यह जीवाणु शरीर में पहुंचकर रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है। बहुत खतरनाक बीमारी एंथ्रेक्स। इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब इसके रोकथाम के लिए एंटीबायोटिक दवाइयां आती है, एंथ्रेक्स का टीका लगवाना चाहिए, ठीक है। समझ में आया, ठीक। अब छठा है आपका निमोनिया। निमोनिया तो आप सुने होंगे, सब लोग जानते हैं निमोनिया, है ना। निमोनिया भी एक बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। निमोनिया भी क्या है बाबू, बैक्टीरिया से फैलने वाला एक रोग है। अब देखिए ये कैसे क्या इसमें होता है। सबसे पहले जानना है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। इसका वैज्ञानिक नाम है डीलोकोकस। देखिए इसके आगे कोकस लगा हुआ है। बैक्टीरिया को पहचानने का 3 नियम, माइक्रो, बेसिलिस या कोकस, है ना। जिसके भी आगे दिख जाए समझ जाना कि बैक्टीरिया है। क्या है बाबू, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया पहचानने के 3 नियम, क्या, माइक्रो, बेसिलिस, कोकस, ठीक है। यहां देखिए कोकस लगा हुआ है, डिप्लोकोकस निमोनी, इसी निमोनी से निमोनिया बना है, ठीक है। निमोनिया शब्द आया है। अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, डिप्लोकोकस निमोनी। डिप्लोकोकस निमोनी। निमोनिया रोग जीवाणुओं से फैलने वाला रोग है। निमोनिया क्या है, जीवाणुओं से फैलने वाला रोग है। निमोनिया क्या है, फिर से एक बार, जीवाणुओं से फैलने वाला रोग है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, डिप्लोकोकस निमोनी। इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, डिप्लोकोकस निमोनी। याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो भी बच्चे, ये ज्यादातर बच्चों में होती है निमोनिया। तो जो भी बच्चे निमोनिया से ग्रसित रहते हैं, सबसे पहले तो उसके शरीर में तेज बुखार रहेगा बाबू। क्या रहेगा, तेज बुखार, और सांस लेने में काफी कठिनाई होती है उसको। क्या होता है ना कि जो फेफड़े वाला जो नल होता, फेफड़ा जो होता है ना, वहां पे कुछ बलगम्स जम जाते हैं, है ना, वो जिसको लोग खखार बोलते हैं, कफ बोलते हैं, कफ शायद। तो वो क्या होता है, वहां पे जम जाते हैं। तो बच्चे जब सांस लेते हैं ना, तो देखे होंगे वो देहाती भाषा में उसको जब वो सांस लेता है तो पूरा ऐसे ऐसे करता है, शायद ऐसा ही होता है। तो क्या होता है, वहां पे वो कफ जम जाता है ना। तो सांस लेने में थोड़ा दिक्कतें होती है, परेशानियां होती है। तो निमोनिया से ग्रसित जो भी बच्चे रहते हैं, सबसे पहले तेज बुखार, ठीक है, सांस लेने में कठिनाई, और फेफड़ों में सूजन हो जाती है। फेफड़ों में क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है। इसके वजह से भी सांस लेने में थोड़ा कठिनाई होती है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए इसका रोकथाम करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ठंड से बचना चाहिए, ठंड चीजों को खाने से बचना चाहिए। अगर किसी बच्चों में निमोनिया है तो उनके माँ को ठंडों से बचना चाहिए, और उनकी माँ को भी कोई ठंडा चीज नहीं खाना चाहिए। बच्चों को तो रखना है ठंडे से दूर, है ना, और बच्चों की माँ को भी कोई ठंडा चीज नहीं खाना चाहिए, और ठंड से बचना चाहिए, ठीक है। समझ में आएगा। अगर किसी बच्चों में हो जाए, अगर कोई बच्चे 6-7 साल के हैं तो उनको ठंड से बचा के रखना चाहिए, उनको कोई भी ठंड चीज खाने नहीं देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका निमोनिया का रोकथाम, उसको रोकने का यही उपाय है, ठीक है। सबसे पहले ठंड से बचाना है, एंटीबायोटिक औषधि आती है, उसका यूज करना चाहिए, सेवन करना चाहिए, ठीक है। तो जीवाणु से फैलने वाला 6 रोग के बारे में जान गए हैं। अब 6 रोग के बारे में और बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।